गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा संग्राम सिंह जो इतिहास में सांगा के नाम से अधिक जाने जाते हैं का जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था। श्यामल दास के अनुसार रायमल के 13 पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह विशेष उल्लेखनीय हैं। चारों भाई बचपन से ही परस्पर झगड़ते रहते थे। चूंकि संग्राम सिंह छोटा था, अतः राज्य उत्तराधिकारी होने की कोई संभावना नहीं थी। किंतु चारों भाई में जो आपसी कलह रहता था, उसका कारण कदाचित रायमल की विभिन्न रानियां थीं, जो अपनी अपनी संतान को मेवाड़ का राणा बनाना चाहती थीं। सांगा के उत्तराधिकारी होने के बारे में एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण सांगा में और पृथ्वीराज में ऐसी गंभीर लड़ाई हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए और सांगा की को एक आंख भी गंवानी पड़ी। तब सांगा जान बचाकर भागे। सांगा के पलायन का काल किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस संदर्भ में कई किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि सांगा अजमेर पहुंचकर करमचंद पवार के यहाँ रहे। जब करमचंद को वास्तविक स्थिति का पता लगा तो उसने उसको ससम्मान अपने यहाँ रखा। उसने अपने पुत्री की शादी भी सांगा के साथ कर दी। इधर मेवाड़ में जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। सांगा के जीवित होने की बात का जब महाराणा रायमल को पता चला तो उसने करमचंद के पास संदेश भेजा। इस प्रकार आदेश पाकर करमचंद पवार सांगा सहित रायमल के दरबार में उपस्थित हुआ। रायमल ने भी उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसकी मृत्यु के बाद सांगा 4 मई 1508 ईस्वी को मेवाड़ी गद्दी पर बैठा। प्रारंभिक कठिनाइयाँ। सांगा गद्दी पर बैठा तब मेवाड़ आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। कुंभा की मृत्यु के बाद उदा या उदय सिंह ने अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आबू सिरोही को लुटा दिया। अजमेर में तारागढ़ का किला जोधपुर को दे दिया, परंतु इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। मेड़ता के सामंत दूदा ने सांभर पर अपना अधिकार जमा लिया। अनेक सामंत और शासक मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होने से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु मेवाड़ का अस्तित्व मिटाने को उत्सुक थे। राजपूत शासक ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुस्लिम सुल्तानों ने भी मेवाड़ को अपना आखेड़ स्थल बना रखा था। मालवा और गुजरात के सुल्तान मेवाड़ के घोर शत्रु थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की निगाहें भी इस ओर लगी हुई थी, किंतु सांगा ने इन सारी परिस्थितियों का अदम्य साहस से सामना किया। सांगा ने सबसे पहले अपनी सीमा पंक्तियों को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया। उसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा के परगने जागीर में दिए और अपनी उत्तरी पूर्वी सीमा को उसके माध्यम से सुदृढ़ किया। अपनी दक्षिणी पश्चिमी सीमा के संदर्भ में भी उसने सतर्कता रखी और जैसा कि डॉक्टर GN शर्मा ने लिखा है, सिरोही, बांगड़ और मारवाड़ के शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर उसने एक राजपूत राज्यों का संगठन बना लिया जो संभावित आक्रमणों का मुकाबला कर सके और क्षत्रियों को आगे बढ़ने से रोक सके। ईडर पर भी अपने गुट के व्यक्ति रायमल को बिठाकर राणा ने राजपूतों के मैत्री संघ को शक्तिशाली बना लिया। यह कार्य महाराणा की विस्तारवादी नीति को बल देने वाला सुदृढ़ कदम था। तब सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति ने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों में से संघर्ष अवश्यगामी कर दिया। मालवा संघर्ष के कारण यो भी देखा जाए तो मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी। 1401 ईस्वी में उसने अपने जन्म से लगाकर 1530 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता के अंत तक मालवा मेवाड़ का शत्रु बना रहा। मालवा का सुल्तान अपनी प्रसारवादी नीति के कारण मेवाड़ के सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। अतः उसने बूंदी, मांडलगढ़, जहाजपुर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के कई प्रयास भी किए। एक तरफ मेवाड़ में कुंभा व सांगा जैसे वीर व साहसी शासक हुए जो प्रसारवादी नीति में विश्वास रखते थे। फलतः दोनों ही एक दूसरे की निर्बलता का लाभ उठाने की ताक में थे। मालवा के मुस्लिम सुल्तानों की असहिष्णुता की नीति एवं धार्मिक कट्टरता भी संघर्ष का एक कारण थी। मालवा के सुल्तान जब
तब भी अवसर मिलता तो वे अपने राज्य के हिंदुओं के साथ साथ पड़ोसी सीमावर्ती हिंदू राज्यों के हिंदुओं पर अत्याचार करने, मंदिर एवं मूर्तियां तोड़ने से नहीं चूकते थे। इधर महाराणा सांगा अपने को हिंदू धर्म तथा संस्कृति का पोषक एवं रक्षक मानता था, अतएव यह उसका नैतिक कर्तव्य था कि वह विरोधियों से लड़कर हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करें। मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण मालवा का उत्तराधिकार संघर्ष था। 1511 ईस्वी में मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र महमूद द्वितीय सुल्तान बना, परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। महमूद के भाई साहिब खां ने सरदारों से मिलजुल कर एक षड्यंत्र द्वारा महमूद को हटा स्वयं सुल्तान बन गया। तब मेदिनी राय ने साहिब खां की सेना को पराजित कर पुनः महमूद को गद्दी पर बिठा दिया, जिससे महमूद ने प्रसन्न होकर मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। किंतु षड्यंत्रकारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने एक और मेदिनी राय के विरुद्ध महमूद को भरना शुरू किया, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान से सहायता चाही। तब गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। महमूद वास्तविक स्थिति को समझ भी नहीं पाया था। उसने सोचा कि यह सब मेदिनी राय के कारण हो रहा है, अतः क्यों न उसका काम तमाम कर दिया जाए। उसने मेदिनी राय को मरवाने का जाल रचा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में महमूद भयभीत हो गया और गुजरात के सुल्तान के पास सहायता के लिए गया। गुजरात की सेना मांडू की ओर बढ़ी। इधर मेदिनी राय महाराणा सांगा के साथ सहायता प्राप्त करने हेतु आया। सांगा ने उसकी मदद भी की। वह मेदिनी राय के साथ मांडू के लिए रवाना हुआ। वे सारंगपुर पहुँचे होंगे कि इसी बीच 13 फरवरी 1518 ईस्वी को महमूद ने गुजरात सेना की सहायता से मांडू पर आधिपत्य कर लिया था। अतः महाराणा पुनः मेदिनी राय के साथ चित्तौड़ लौट आया और मेदिनी राय को गागरोन, चंदेरी आदि प्रदेशों की जागीर प्रदान कर दी, जिससे महमूद का क्रोधित हो जाना स्वाभाविक ही था। महमूद इसी बहाने मेवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर खोना नहीं चाहता था। युद्ध 1519 ईस्वी में महमूद ने पूर्ण शक्ति व साहस के साथ गागरोन पर आक्रमण कर दिया। गुजरात की सेना के अधिकारी आसफ खां ने महमूद को समझाया भी था कि आक्रमण करना उसके लिए किसी भी दशा में लाभप्रद नहीं होगा, किंतु उसे परवाह नहीं की और लड़ाई शुरू हुई, जिसमें मुसलमानों की करारी हार हुई तथा अत्यधिक जन क्षति हुई। स्वयं सुल्तान बंदी बनाकर चित्तौड़ ला गया, जहाँ उसका इलाज कराने के बाद काफ़ी धन देकर सम्मान मांडू भेज दिया। सुल्तान ने भी अधीनता स्वरूप महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भेंट की। महाराणा द्वारा सुल्तान के साथ किए गए उदार बर्ताव की निजामुद्दीन अहमद ने बड़ी प्रशंसा की है। ओझा ने राणा के इस कार्य को राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम बताया है, किंतु डॉक्टर GN शर्मा के विचार से वास्तव में सांगा का ऐसा बुद्धिमत्ता का घोतक था। गुजरात मालवा की तरह गुजरात भी 1401 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था और 1535 ईस्वी में तक उसकी स्वतंत्रता बनी रही। इस बीच मेवाड़ गुजरात संबंध प्राय कठोरतापूर्ण रहे थे। मेवाड़ व गुजरात की प्रसारवादी नीति ने उनके संबंधों में तनाव ला दिया था। नागौर के प्रश्न ने दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यभावी बना दिया। नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के मध्य एक छोटा सा मुस्लिम राज्य था, जिसे कुंभा ने विजय कर लिया था और यहाँ के मुस्लिम शासक वार्षिक कर दे रहे थे, किंतु गुजरात का सुल्तान इसे पूर्णतः स्वतंत्र कराना चाहता था। गुजरात के सुल्तान ने महमूद की स्वतंत्रता सहायता कर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकालना था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के लिए आवश्यक था कि वह अपने शत्रु के मित्र को भी यथोचित दंड दे। ईडर का मामला इन दोनों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बन गया था। उधर सुल्तान के गुजरात के सुल्तान को जब ये मालूम हुआ तो वह बड़ा नाराज हुआ कि भारमल भी गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के साथ सहायता गया। तब सुल्तान के अहमदनगर के जागीरदार निजामुल को भारमल की सहायता कर ईडर की गद्दी दिलाने का आदेश दिया। निजामुल ने ईडर को घेर लिया। रायमल उसका सामना न कर सका और ईडर को छोड़कर पहाड़ों में चला गया। निजाम मुल्क ने भारमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए जहीरुल मुल्क को 100 सवारों के साथ ईडर में छोड़कर स्वयं पुणे लौट गया। उधर रायमल ने पहाड़ों से निकलकर ईडर पर आक्रमण कर दिया, जिससे जहीर मुल्क अपने 27 आदमियों से खेत रहा।
तब गुजरात के सुल्तान ने स्वयं ईडर पर आक्रमण कर उसे लूटा। इस प्रकार से गुजरात के सुल्तान की कार्यवाही को देखकर 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने चित्तौड़ से प्रयाण कर एक ही दिन में ईडर को विजय कर लिया। उधर अफगानों को जब सांगा के ससैन्य आने की सूचना मिली तो उन्होंने ईडर को छोड़कर अहमदनगर में शरण ली। तब सांगा ने अहमदनगर को घेर लिया और कुछ समय बाद वहां के किले के किवाड़ों को तोड़कर राजपूत अंदर घुस गए और खूब लूटमाट मचाई। आगे बढ़ते हुए बड़नगर, बीसलनगर तथा गुजरात के अन्य इलाकों को लूटता हुआ महाराणा पुनः चित्तौड़ आ गया। सुल्तान मुजफ्फर भी शांत नहीं बैठा था, वह इस पराजय का शीघ्र ही बदला लेना चाहता था, अतः उसने सैनिक तैयारी करना आरंभ किया। तभी सोरठ का हाकिम मलिक अयाज 20,000 सवार व तोपखानों के साथ सुल्तान के पास आया और निवेदन किया कि यदि आप मुझे भेजें तो मैं या तो राणा की कैद कर वहाँ ले आऊँगा या परमधाम पहुँचा दूंगा। सुल्तान को मलिक अयाज की बात पसंद आ गई और उसने डॉक्टर ओझा के अनुसार दिसंबर 1520 ईस्वी में मलिक अयाज को खिल्लत देकर 1 लाख सवार 100 हाथी व तोपखाने के साथ भेजा। साथ ही कीवा मुल्लकमुल के नेतृत्व में 20,000 सवार तथा 20 हाथियों की दूसरी सेना भी मलिक अयाज की सहायता हेतु भेजी। ये सेनाएं भोडासा होती हुई डूंगरपुर को जलाकर बांसवाड़ा पहुंची। इसके बाद गुजराती सेना ने मंदसौर को घेर लिया। महाराणा सांगा की सैन्य मंदसौर से कोई 20 मील दूर नानसा गांव में आ गया। मालवा का सुल्तान भी मलिक अयाज की सहायता के लिए आया और रायसन का तंवर, सलादी तथा अन्य राजा सैन्य महाराणा से आ मिले। इस प्रकार से दोनों ही तरफ से युद्ध के लिए अच्छी तैयारी हो गई थी, किंतु इस बीच मलिक अयाज व उसके उत्तराधिकारियों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाने के कारण मलिक अयाज की संधि करनी पड़ी। वह गुजरात चला गया। मीरात सिकंदरी के अनुसार सुल्तान महमूद और किवा मुलमुल तो राणा से लड़ना चाहते थे, परंतु मलिक अयाज इसके विरुद्ध था, इसलिए वह बिना लड़े ही संधि करके चला गया। इसके बाद सुल्तान महमूद भी महाराणा से ओल में रखे हुए अपने शहजादे को लौटाने की संधि पर कर लौट गया। परिस्ता ने भी संधि को स्वीकार करते हुए लिखा है कि अगले वर्ष पुनः गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण की तैयारी की, किंतु राणा के कुंवर ने सुल्तान को भेंट आदि देकर चढ़ाई को रोक दिया। डॉक्टर ओझा इससे सहमत नहीं है, क्योंकि सेनापति मलिक अयाज हार कर वापस गया, जिससे वहां से सुल्तान मुजफ्फर से ने झिड़का तो सुल्तान महमूद महाराणा को संधि कर बाधित कर चुका हो। वैसे तो गुजरात के सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र सिकंदर शाह राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु दूसरा लड़का बहादुर खां गद्दी पर बैठना चाहता था। अतः ज्येष्ठ बहादुर की शत्रुता से नाराज होकर वह सांगा के पास चित्तौड़ आ गया, जहाँ महाराणा की मां ने उसके साथ पुत्रवत व्यवहार किया। वह भी सांगा के शरण में काफी दिनों तक रहा। इस प्रकार सांगा ने गुजरात को लूटा, ईडर पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा गुजरात के उत्तराधिकारी को चित्तौड़ में शरण देकर अपना प्रभाव जमा लिया। धन्यवाद।